जब किसी का पति ना हो तो उस विधवा पत्नी का जिंदगी कितना दर्द, चिंता और संताप से भरा होता है, ये अनामिका रमेश को खोने के बाद समझ गई। बेडरूम में सफेद साड़ी पहन के, कपार में बिना बिंदी के अनामिका दीवार पे टंगी पति की तस्वीर पे माला पहनाती है और बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुकते और वो कहने लगती है, अजी आप देख रहे हैं ना, सासू माँ कह रही है जब मेरा बेटा नहीं है तो तुम भी नहीं रह सकती। वो मुझे मार रही है ताकि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। अब तो मैं विधवा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी बताइए। मैं विधवा हो गई हूँ, इसलिए सासू माँ यहाँ रहने नहीं दे रही है। आप ही बताइए, बाहर वाले मुझे उनके साथ रहने देंगे? ऐसे वक्त में कौन मेरा ख्याल रखेगा? इधर वो परेशान हो रही थी, उधर शारदा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि अनामिका ने ही उसके बेटे को मारा है। उसको रोते देख उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तुम अभी भी इस घर में हो? निकलो, अभी निकलो। जिस इंसान ने मेरे बेटे को मारा है वो इस घर में कभी नहीं रह सकता। मैं कहाँ जाऊँ सासू माँ, ये तो मेरा भी घर है ना। अगर आपका बेटा मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। जब मेरा खून ही जिंदा नहीं है तो तुम तो बहू हो। अभी निकलो, निकल जाओ। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अभी निकल जाओ, जरूरत पड़े तो हर महीने मैं पैसे भिजवा दिया करूंगी। जब शारदा ऐसा कह ही रही थी तभी परेशान होकर प्रसाद वहाँ आते हैं। शारदा, बेटा खोकर हम परेशान हैं। बहू ने भी तो पति खोया है, ऐसा मत कहो उसे, छोड़ो ना। इस मामले में मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, ना ही छोड़ूंगी। जिसने मेरे बेटे को मारा है वो इस घर में नहीं रह सकती। अगर वो जिद करके इस घर को छोड़ के नहीं गई तो मैं चाकू लेकर अपनी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर वो गुस्से के मारे हॉल से डाइनिंग टेबल के पास आती है और वहाँ पे रखा चाकू वो उठा लेती है। प्रसाद तो आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका भागते हुए शारदा के पैरों पे जाके गिर जाती है और विनती करने लगती है, अपने गंदे हाथों से मेरे पैरों को मत पकड़ो, हटो, हटो यहाँ से। ऐसा कह के शारदा उसे एक लात मारती है। अनामिका जाके छिटक के गिरती है। नहीं नहीं सासू माँ, मेरे लिए आप अपनी जान मत लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान मेरी वजह से जाए। आप और पिताजी खुश रहिए। तुम जाओगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। शारदा जब ऐसे कड़क तरीके से कहती है, अनामिका के पास कुछ करने को था नहीं, इसीलिए वो अपने बेडरूम में जाती है। अपने पति की तस्वीर और कपड़ों का बैग लेकर वो हॉल में आ जाती है। उसे रोते हुए सास ससुर ने देखा। वो जितना रो रही थी शारदा को उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर प्रसाद दुखी होकर सर झुका के खड़े थे। सासू माँ, जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछूं क्या? यहाँ पे रहने के अलावा कोई भी सवाल तुम मुझसे पूछ सकती हो। बस इतना बता दीजिए, मैं कहाँ जाऊँ? बस उतना ही काफी रहेगा। तुम्हारा मायके है, रिश्तेदार है, जहाँ जाना जाओ। शारदा ने जब ऐसा कहा तो अनामिका के पास कुछ करने को था नहीं, इसीलिए अपने पति की तस्वीर, कपड़ों का बैग लेकर अनामिका रोते रोते बाहर निकल आई। ये देखकर शारदा कहती है, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये बला टली। ऐसा कहकर वो निश्चिंत होती है, पर प्रसाद परेशान थे। वो मनी मन सोचने लगते हैं, माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी माँ के खिलाफ नहीं जा पाया और बहू को मदद नहीं कर पाया। ऐसा कह के वो परेशान होते हैं। वो दिन खत्म होके शाम हो जाती है। अनामिका जंगल के रास्ते से अकेले पैदल चली जा रही थी। बहुत तेज की बारिश होने लगती है। अनामिका भीग जाती है, फिर भी वो चलते ही रहती है। अजी, आपने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था। आपने मेरे साथ 7 जन्मों तक रहने के लिए 7 फेरे लिए थे और इस तरह मुझे छोड़ के चले गए। आप मेरे पास नहीं है, मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। अब से ये जंगल में ही मेरा दिन कटेगा। यही मेरी मातृभूमि और यही मेरा ससुराल। जब तक कोई जानवर मेरा शिकार न करे या शैतान ना आ जाए, मैं यही रहूंगी। पर मैं जल्द से जल्द अपनी जान दे देना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी और उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता। ऐसा सोचते हुए अनामिका जब जा रही थी, थोड़ी दूर में ही बहुत जोरों की बिजली कड़कती है। वो देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। माँ! अनामिका जब चिल्लाती है तो गुफा के अंदर एक शैतान सो रही होती है। उसकी नींद खुल जाती है, फिर वो बाहर आ जाती है। इंसान की खुशबू मिलते ही वो खुश होकर कहती है, आहा, इस जंगल में कितने दिनों के बाद इंसानों की खुशबू आई है। मैं इंसानों को खाकर अपने आप को तृप्त करूंगी। इन जानवरों को खाते खाते मेरा स्वाद ही मानो खराब हो गया था। जी,
नरभक्ष करेगी सोचकर वो शैतान बहुत खुश होती है और जिधर से खुशबू आ रही थी उस तरफ चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद शैतान को अनामिका जो पेड़ के नीचे खड़ी थी वो मिल जाती है। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। पेड़ के नीचे खड़े होने के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा था, वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। अनामिका को देखकर वो शैतान बहुत खुश होती है। आहा, मेरी भूख मिटाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। अच्छा हुआ कि मैं सूंघते सूंघते बाहर आ गई, नहीं तो इस बारिश में आज मुझे कोई खाना भी नहीं मिलता। ऐसा कहकर शैतान अनामिका के सामने आ जाती है, पर शैतान को देखकर अनामिका बिल्कुल नहीं डरती है। हे शैतान, आप मुझे मार के खा लीजिए। अपने पति को खोने के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मुझे मार के खा के आप अपनी भूख मिटा लीजिए। चाहे तुम कह लो मुझे खा लो या कहो ना खाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बहुत दिनों के बाद तुम्हें खा के मेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसा कह के शैतान अनामिका के पास आने लगती है। अनामिका आंखें बंद कर लेती है। आसमान में रमेश की आत्मा सफेद रंग में चमक रही थी। वो अनामिका के पास आती है। गुस्से से रमेश की आत्मा शैतान के सर पे एक जोरदार प्रहार किया। फिर शैतान मूर्छित होके नीचे जमीन पे गिर पड़ी। अनामिका, आंखें खोलो। आवाज सुन के अनामिका ने पहचान लिया ये उसकी पति की आवाज है। वो खुशी खुशी आंखें खोली। उसे अपने सामने रमेश की आत्मा दिखी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। आप आत्मा रूप में मेरे पास आए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता अनामिका, इसीलिए यमराज से तुमसे मिलने की अनुमति लेकर मैं तुमसे मिलने आया। अनामिका, आप लौट जाएंगे जी? कम से कम आत्मा बनके तो आप यहाँ पे रह सकते हैं ना जी? मुझे जाना होगा अनामिका, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, पर जाने से पहले तुमसे एक बात कहूँगा, याद रखना। हाँ कहिए ना। हम सब विधाता की कठपुतली है। मेरा वक्त आया, उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। जब तुम्हारा वक्त आएगा वो तुम्हें भी अपने साथ ले लेंगे। तब तक चाहे तुम जितना भी मरने की कोशिश करो, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें इस तरह से जिंदगी काटने की कोई जरूरत नहीं। तुम फिर से शादी करो अनामिका और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम खुश रहोगी तो मैं भी रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। ऐसा कहकर रमेश की आत्मा आसमान में विलीन हो जाती है। अनामिका रमेश को देखकर बहुत खुश होती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। प्रसाद और रमेश मजदूरी का काम करते थे और उसी पैसे से खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। सास बहू भी कुछ न कुछ काम करना चाहती थी, पर उन्हें काम नहीं मिलता था। एक दिन बगीचे में एक बेंच के ऊपर बैठकर सास बहू दुखी हो रही थी। तब तक अंधेरा हो चुका था। सासू माँ, अंधेरा हो चुका है। मेरी आंखें है बहू रानी, मैं देख सकती हूँ। पिताजी और आपके बेटे का घर लौटने का वक्त हो गया है माँ जी। तो फिर डांट फटकार और मार खाने के लिए तैयार हो जाओ बहू। हम जगह जगह पे गए, कहाँ कहाँ नहीं काम ढूंढा, पर कहीं काम नहीं मिला। बाप बेटा ये बात समझते ही नहीं और बिना मतलब का हमें डांटते रहते हैं। जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी बाप बेटा प्रसाद और रमेश मजदूरी के काम से घर लौट आते हैं। सास बहू आम के अचार के साथ खाना परोसती है, वो खुशी खुशी खा लेते हैं। अनामिका पानी का बोतल लाके उनके पास रख देती है। तब तक शारदा कहने लगती है, बहू, बाप बेटे का यहाँ पे खाना हो गया है, तुम बाहर जाके जाओ बिस्तर लगा के आओ। ठीक है सासू माँ। सासू माँ के कहने पे अनामिका बगान में जाके बाप बेटे के लिए अच्छे से खटिया लगा देती है। बाप बेटा खटिया पे जाके बैठते हैं। जाओ जाके खा लो। ऐसा कह के शारदा और अनामिका घर के अंदर आ जाती है। शारदा बचा कुचा सारा चावल अनामिका को परोस देती है। ये देखकर अनामिका की आंखें भर आती है। माँ जी, सारा चावल मुझे परोस देगी तो आप क्या खाएंगी? मुझे कुछ नहीं होगा बहू, मैं गर्भवती बहू को अच्छा खाना भले ही ना खिला सकूं, कम से कम 2 वक्त मैं अचार और चावल तो खिला सकती हूँ ना। ये सब सोच सोचकर शारदा रोने लगती है। अनामिका शारदा की बातें सुनकर आश्चर्य हो जाती है। अनामिका के दिल की बात समझ के फिर शारदा कहने लगती है, तुम ये सोच रही हो ना मुझे कैसे पता चला? बिना कुछ कहे आप मेरे दिल की बात समझ गई। आप में मुझे मेरी माँ नजर आ रही है। पर हमेशा तुमने सोचा मैं माँ नहीं तुम्हारी सास हूँ, इसीलिए तुम्हारी गर्भवती होने की खबर भी मुझे नहीं दी ना। ठीक उसी वक्त प्रसाद पानी पीने के लिए घर के अंदर आए थे। सास बहू के बीच में ऐसी बातें सुनकर वो दरवाजे के पास ही खड़े हो जाते हैं।
अगर ये खबर मैं आपको दे देती तो आप सीधा जाके ये बात बाप बेटे को बता देती। उन्हें तो पता भी नहीं कि अपनी पत्नियों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। वो तो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नियां 2 वक्त खाना खाएं। हमारे पास कोई काम भी नहीं, जन्म लेने बच्चे पे पैसे खर्च होंगे, ये जानने के बाद वो बच्चे को पेट में ही मार देंगे, इसी बात का डर था। प्रवेश द्वार के पास ससुर प्रसाद ने बहू के सारे दुख भरी बातें सुन लिए। उन बातों को सुनने के बाद प्रसाद तो हैरान रह गए। सास बहू के साथ किए बर्ताव को लेकर वो दुखी हुए और रोने लगे। बहू, बाप बेटे की बात नहीं है। वो दोनों जब काम पे जाते हैं तो हम ही 2 तो है खाने पीने के लिए। वो क्या सोच रहे हैं, अगर हम भी काम पे जाएंगे तो कुछ और पैसे हाथ में आएंगे। उनकी यही सोच है, हमें चोट पहुंचाने की नहीं है बहू रानी। शारदा की ऐसी बातें सुन के प्रसाद रुक नहीं पाते। वो तुरंत अपने बेटे के पास जाते हैं जो खटिया में बैठा हुआ था। फिर बिना कुछ कहे अपने बेटे को दरवाजे के पास ले आता है। उस वक्त अनामिका कहती है, माँ जी, आपको जितना पता है मुझे उतना नहीं पता, और मैं वैसा सोच भी नहीं पाती। ना ही मेरी उतनी उम्र है, ना ही तजुर्बा, इसीलिए मैंने ये बात नहीं कही। यहाँ तक कि मैंने उन्हें भी नहीं बताया कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। हर पत्नी सबसे ज्यादा खुश होती है अपने पति को ये बात बता के, लेकिन ये बात मुझे अपने पति को बताने में सबसे ज्यादा डर लग रहा है माँ। ये बात सुनते ही रमेश की आंखों में आंसू आ जाती है। फिर देर न करते हुए बाप बेटा दोनों सास और बहू के पास जाते हैं। रमेश अनामिका के हाथ से खाने का प्लेट लेके अनामिका का हाथ पकड़ के उसे बगान में ले आता है और अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। शारदा घर के अंदर थी। उसके पास प्रसाद जाके कहते हैं, शारदा, तुम सास बहू को ना जाने मैंने कितनी बात कही, पर तुमने हमेशा मुझे समझा। तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं किस्मत वाला हूँ। प्रसाद की ये बात सुन के शारदा शर्मा जाती है। उधर रमेश अनामिका को खाना खिला रहा था। आधे घंटे के बाद सास बहू एक खटिया में बैठती है और बाप बेटा एक खटिया में बैठते हैं। अब जब पता चल गया बहू गर्भवती है, मैं और बेटा ज्यादा परिश्रम करेंगे। शारदा, तुम बहू का अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी, मजदूरी का काम बहुत हो गया, चलिए हम व्यापार करते हैं। किस तरह का व्यापार बहू? फिर जिसके दिमाग में जो तरकीब आती है वो बताते हैं, पर सफलता नजर नहीं आ रही थी। सारी तरकीबें नाना होती गई। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं लग रहा था कि जिसमें जिंदा दिली हो, सक्सेसफुल हो। वो दिन तो वैसे ही निकल गया। अगले दिन गर्भवती बहू रानी को एक बढ़िया तरकीब सूझी। वो तरकीब उसने सभी को आके बताई। पर बहू रानी, बाजार में अचार तो बहुत है। अचार मतलब आम, नींबू, आंवला, टमाटर का अचार, इस तरह के कई अचार बाजार में बिकते हैं। अगर हम ऐसा बेचेंगे तो नहीं चलेगा। हम नॉन वेज अचार बनाकर बेचा करेंगे सासू माँ। मतलब चिकन और मटन, यही ना अनामिका? हाँ जी, मटन को हम अभी अलग रखते हैं, पहले हम अभी चिकन का अचार बनाएंगे। फिर तो हमारी जीत होगी ही होगी। जरूर पिताजी, आजकल चिकन का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, घट ही नहीं रहा है। इसीलिए तो हम जैसे आम इंसान चिकन खरीदने में भी 10 बार सोचते हैं। लेकिन अब उसी 200 रुपए में चिकन के साथ साथ लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएंगे। तो अब हम 200 रुपए में चिकन पिकल 500 ग्राम देंगे, और जो अचार लेने पहले पहले आएगा उसके साथ हम आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक उसे मुफ्त देंगे। पर ये सब करने पे हमें मुनाफा कैसे हो पाएगा अनामिका? कैसे नहीं होगा जी, 200 रुपए में जो चिकन खरीदेगा वो चिकन पेट भर के खाएगा सारा दिन, या फिर 2 मील खाएगा पेट भर के, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिएगा। पर अगर हमसे अचार खरीदेगा, वो जब मन तब वो अचार खा सकता है। अनामिका की बातें सभी को अच्छी लगती है। फिर प्रसाद जाके अपने जान पहचान लोगों से कुछ पैसे उधार लेते हैं और चिकन पिकल बनाने के लिए जो जो चाहिए सब ले आते हैं। फिर सास बहू चिकन अचार बनाने में लग जाती है। चिकन अचार बना के सब में टैग लगाती है। फिर छोटे छोटे बोतल डब्बे सब में भर देती है। सारे छोटे छोटे बोतल डब्बे में वो अच्छे से लेबल लगा देते हैं और फिर उन सारे बोतलों को लेकर एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं। वहाँ पे वो एक टेंट लगाते हैं और टेंट के नीचे बोतल रख के वो बेचने लगते हैं। देखते ही देखते वो विजय भी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ वो एक बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं और पोती भाव्या को अच्छे स्कूल में पढ़ाते भी हैं। कष्टों से गुजर रहा ये परिवार सिर्फ मेहनत से आसमान छू लिया। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।